जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान में हम लोगों को जो पढ़ रहे थे जनसंख्या, ठीक, जो जनसंख्या चैप्टर था हमारा, ये जनसंख्या आज इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। जनसंख्या में हमने लगभग सारी चीज़ें पढ़ लिया है, बस इसमें केवल यहाँ पर जनसंख्या का व्यवसायिक संरचना देखना है और जनसंख्या नीति 2000, ठीक। इसमें दो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक रह गए थे जिसको आज हमको यहाँ पर कवर करना है, ठीक। तो सबसे पहले जनसंख्या में देखेंगे कि जनसंख्या का जो व्यवसायिक संरचना है, ठीक, जो हमारी संपूर्ण जनसंख्या है वो जनसंख्या किस प्रकार से काम करती है, यानी उसका व्यवसाय क्या क्या है, ठीक। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र में लगी है और उसके बाद में कितनी जनसंख्या किस क्षेत्र में लगी है। हालांकि ये जो चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स में डीपली पढ़ा जाएगा, ठीक। जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसमें पूरा डीपली पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो जनसंख्या की बात है तो जनसंख्या जब पढ़ रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेंगे। लेकिन उसके बाद में जो हमको अगला चैप्टर है जिसमें हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो जनसंख्या का जो व्यवसायिक संरचना है उसको देखते हैं। जनसंख्या का व्यवसायिक संरचना, ठीक। जनसंख्या का व्यवसायिक संरचना, ठीक। जनसंख्या का व्यवसायिक संरचना यानी हम अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। ये आराम से हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, लेकिन यहाँ पर हम अपनी पूरी अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र होते हैं यानी उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, इस अर्थव्यवस्था को हम लोग बाद में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक। किस आधार पे इसको 3 भागों में बांटते हैं ये सारा कुछ वहाँ पढ़ा जाएगा। तो अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। बस इसको यहाँ पर प्रयास करिए समझने का, क्योंकि यहाँ समझे रहेंगे तो वहाँ जल्दी समझ में आएगा, ठीक। तो जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं यानी अर्थव्यवस्था की प्रत्येक अर्थव्यवस्था की दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था है उसके क्षेत्र को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक। कौन कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक, द्वितीय क्षेत्र और उसके बाद में लास्ट में है तृतीय क्षेत्र, ठीक। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक। हमको यहाँ पर इन तीनों क्षेत्रों को पढ़ना है, ठीक। उसके बाद में फिर हमको जनसंख्या नीति 2000 पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो सीधा का सीधा भूमि से संबंधित हो, ठीक। भूमि से संबंधित हो वो प्राथमिक क्षेत्र। भूमि के बाद में जो क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र इस क्षेत्र को सहायता प्रदान करते हैं, ठीक। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे ही समझ में आएगा। प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो सीधा भूमि से संबंधित होते हैं, यानी प्राथमिक क्रिया जिसको बोलते हैं, ठीक। ये क्या है प्राथमिक क्रिया? जैसे हम लोग कृषि करते हैं, ठीक। कृषि किससे संबंधित है? भूमि, ठीक। पशुपालन किससे संबंधित है? कृषि से। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या जितने भी पालन होते हैं, जितने भी खनन होते हैं, क्या खनन, ठीक, या जितने भी प्रकार की जो भूमि से संबंधित समस्त आर्थिक क्रियाएं वो सारी की सारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब ये प्राथमिक क्षेत्र के जितने भी यहाँ पर उत्पादित हुई वस्तुओं को जब हम यहाँ पर इसे फैक्ट्री में ले जाते हैं तो इसी को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, ठीक। अब इस द्वितीय क्षेत्र का अन्य नाम है विनिर्माण उद्योग, ठीक। यहाँ पर हम लोग कच्चे माल के रूप में जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उसी वस्तु का उत्पादन हम लोग यहाँ जाके द्वितीय क्षेत्र में उसको जो है वस्त्र के रूप में उसे बनाते हैं, ठीक। जैसे मान लो कृषि के माध्यम से हमने यहाँ पर कपास का उत्पादन किया, ठीक। ध्यान देने वाली बात यह है कि कृषि के रूप में हमने यहाँ पर कपास की खेती किया, कृषि हो गया। लेकिन क्या कपास हम लोग डायरेक्ट पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते हैं। उस कपास से कहीं ना कहीं कपड़ा बनने के लिए जाएगा, ठीक। तो कपास
यहाँ गया इस कारखाने में, ठीक, द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में कारखाना लगा होगा। प्राथमिक क्षेत्र एक खेत होगा, ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं, एक खेत है और एक छोटी सी कंपनी है, ठीक। इस खेत में यहाँ पर कपास का उत्पादन करते हैं या जो भी करते हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जितने भी कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, वो सब इसी भूमि में करते हैं, इस खेत में करते हैं, ठीक। उसके बाद में फिर यहाँ से ले जाते हैं यहाँ बनाने, तो ये हो गया प्राथमिक क्रिया यानी प्राथमिक क्षेत्र, और ये हो गया द्वितीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर कृषि नहीं की जाती बल्कि कृषि कहीं और से होके आई है, ठीक। तो यहाँ पर कृषि करते हैं, यहाँ पर कृषि नहीं करते बल्कि यहाँ पर कंपनी स्थापित करते हैं, और यहाँ इस कंपनी में इस प्राथमिक क्षेत्र के सारे कच्चा माल यहाँ पर जो विनिर्माण उद्योग बनने के लिए, यानी कोई भी कच्चा माल यहाँ पर वस्तु को बनने के लिए आता है, ठीक। जब यहाँ पर कोई वस्तु बनने के लिए आएगा तो यहाँ पर बनेगा, ठीक। लेकिन इसके बीच में ध्यान ये देना है कि यहाँ से यहाँ गए, ठीक, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में और इसके अंदर लगी मशीनों को चलाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में कंपनी तो लगा दिया, यहाँ पर कृषि का उत्पादन कर लिया, लेकिन इस कृषि उत्पादन केंद्र से कंपनी में ले जाने के लिए हमको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, परिवहन के साधन, ठीक। उसके बाद में जब यहाँ पर जाएंगे उद्योग में, तो यहाँ हमने कंपनी तो लगाया, लेकिन कंपनी को इस मशीन को चलाने के लिए हमको जरूरत है इंजीनियर की, ठीक। तो वो सारे लोग कहाँ से आएंगे? तृतीय क्षेत्र से, ठीक। तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अच्छा, ये क्षेत्र क्या करते हैं कि ये सेवा देते हैं समाज को, ये क्षेत्र समाज को सेवा देते हैं, ना कि ये उत्पादन करते हैं और ना ये विनिर्माण करते हैं, ठीक। ना इनका संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है और ना कि द्वितीय क्षेत्र से, ना तो ये कृषि का उत्पादन करते हैं, ना तो उस कृषि से उत्पादित वस्तुओं को बनाते हैं, बस ये क्या करते हैं? सेवा करते हैं, समाज का सेवा करते हैं। कैसे? अब जैसे यहाँ से यहाँ आने के लिए परिवहन की जरूरत है, तो परिवहन का संबंध ना तो इससे है ना तो इससे है, ना तो उसको कंपनी से कोई मतलब है ना तो उसको कृषि से कोई मतलब है। तो परिवहन क्या करता है? ये सेवा देता है, ठीक, परिवहन, ठीक। और डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? ना तो डॉक्टर का संबंध कृषि से है ना तो किसी कंपनी से, फैक्ट्री से है, वो समाज को सेवा देता है, तो डॉक्टर हो गया। शिक्षक, ठीक, शिक्षक, शिक्षक क्या करते हैं? वो ना तो प्राथमिक क्रिया से संबंध है ना तो द्वितीय क्रिया से, वो समाज को सेवा देते हैं, इसलिए शिक्षक किसमें आएंगे? तृतीय क्षेत्र में आएंगे, ठीक। इंजीनियर, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? बैंक, बैंक भी किसमें आएगा? सेवा क्षेत्र में। बैंक क्या करता है? समाज को सेवा देता है, यानी वैसे जो इन दोनों से जिसका संबंध ना हो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों को हमने जाना भली भांति कि प्राथमिक में कौन आते हैं, द्वितीय में कौन आते हैं, तृतीय में कौन आते हैं, ठीक। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तृतीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सेवा क्षेत्र, ये तो तुम रट लो, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या टैग लगा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र। दोनों तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? कृषि से है कि इसका जो है ऑप्शन ऐसे 4 दिया रहता है कि प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है। पहले ऑप्शन में रहेगा कि उद्योग से, ठीक, पहले ऑप्शन ए में रहेगा उद्योग, ऑप्शन बी में ऐसे करके रहेगा, ऑप्शन सी में रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। ये ऑप्शन बदल भी सकता है, ऐसा नहीं कि तृतीय सी में ही हो, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए नो टेंशन। बस इतना जानना कि प्राथमिक का संबंध कृषि से है, द्वितीय का संबंध उद्योग से है, तृतीय का संबंध सेवा से है, ठीक, क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम ये है कि अच्छा, जनसंख्या हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये जनसंख्या से अर्थव्यवस्था कहाँ से आ गया बीच में? यही बात तो है ना, ये अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र बीच में आ गया, तो बीच में नहीं आया है, तो बीच में बस केवल इतने की वजह से आया है कि भैया जनसंख्या है, तो वो जनसंख्या को यहाँ पर बताओ कि किस क्षेत्र में जनसंख्या सबसे ज्यादा काम करती है। तो भारत में, या भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान में आज भी देखते हैं कि भारत में जो प्राथमिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या लगी हुई है, तो क्या हम केवल इतने के लिए इतना पढ़े हैं? नहीं, और इसका यूज है आगे, ठीक। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग इतना जानने के लिए कि जनसंख्या सबसे ज्यादा लगी है प्राथमिक क्षेत्र में, बस इसको एक लाइन में बता सकते थे, लेकिन अभी इसका यूज है, ठीक।
तो सबसे ज्यादा जनसंख्या लगी हुई है किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। कितनी जनसंख्या? तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या लगी हुई है, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत 54.6% लोग कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में कार्य करते हैं। 54.6% जनसंख्या किसमें काम करती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लगी हुई है। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत 54.6% जनसंख्या कार्य कर रही है। अच्छा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि अच्छा अभी उसको छोड़ दो क्वेश्चन, जब आगे पढ़ाएंगे तभी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन मेरा ये था, जानते हो तो दे देना उत्तर, वरना फिर इकोनॉमिक्स में आएंगे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लग जाता है। ये अर्थव्यवस्था है तो जीडीपी समझ में, जीडीपी में इन तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? जीडीपी में, भारतीय जीडीपी में या भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? अच्छा, जीडीपी यदि नहीं जानते होंगे कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं बताया जाएगा, अच्छे तरीके से याद होगा। जीडीपी, जीएनपी जितने भी होता है ये सब बताएंगे आराम से और सब याद होगा। ठीक, तो अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र में लगी है? प्राथमिक क्षेत्र में। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इकोनॉमिक्स में भी इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक, लेकिन अभी इसको नोट कर लो कि वहाँ समझने में आसानी हो। इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ पड़ जाता है क्योंकि उसमें वो कठिन शब्द उसमें आते हैं और उसमें वो थोड़ा कठिन है भी, हम मानते हैं कि इकोनॉमिक्स थोड़ा कठिन है, लेकिन उसको आसानी से, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ठीक, तो कठिन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसको नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला और लास्ट हमारा है जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति 2000। ठीक, तो जनसंख्या नीति 2000 हमको यहाँ पर पढ़ना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। ठीक, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 हमको यहाँ पर पढ़ना है। अच्छा, जनसंख्या नीति क्यों लाया गया था? जनसंख्या नीति लाया इसलिए गया था, सबसे पहले जनसंख्या नीति लाया गया था 1952 में। ठीक, वो था परिवार नियोजन कार्यक्रम। अच्छा, परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्यों लाया गया था? ताकि परिवार छोटा हो, ठीक, एक नियोजित हो। परिवार क्या हो? एक नियोजित हो। नियोजित का मतलब होता है छोटा परिवार, सुखी परिवार। ठीक, ऐसी बहुत सारी धारणाएं, ऐसी बहुत सारे जो है कोटेशन आए, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो नियोजन का मतलब ही यही होता है कि परिवार को नियोजित किया जाए, यानी उसकी संख्या को कम किया जाए और उनके स्वास्थ्य पे, उनके शिक्षा पे बेहतर ध्यान दिया जाए, यानी उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो सके। जिसके आगे जो कई सारी सरकार भी जो कोई भी योजना लागू करे, या सरकार बहुत सारी योजनाओं को लागू करती है ताकि जनसंख्या का कल्याण हो सके। और जनसंख्या का कल्याण तभी हो सकता है जब परिवार छोटा होगा। ठीक, तो छोटा परिवार करने के लिए सरकार ने 1952 में सबसे पहली बार एक परिवार नियोजन कार्यक्रम लाए थे, सरकार द्वारा लाया गया था 1952 में। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि परिवार का आकार छोटा हो। लेकिन विगत वर्षों में 1952 से लेकर 1981 के दौरान, यानी 81 से लगभग 91 के मध्य में ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बोला जाता है कि जनसंख्या का सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था। तो केवल 1951 से लेकर 1991 के बीच में जनसंख्या बहुत बढ़ी, भयानक बढ़ी जनसंख्या। 1951 से लेकर जो 131 करोड़ पहुंची, उसके पीछे का जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि आप धीरे धीरे जनसंख्या को कंट्रोल कर भी रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कंट्रोल करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतनी बढ़ गई, यानी विस्फोट की स्थिति आ गई। जनसंख्या विस्फोट इसी को कहते हैं कि किसी विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक, यानी उसकी क्षमता से अधिक जनसंख्या का होना, यानी जन्म होना, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ऐसे विस्फोट जहाँ जहाँ भी मिलेगा तो उस दायरे से ज़्यादा आ जाना विस्फोट कहलाता है। जैसे बादल का फटना, ऐसे बहुत सारे विस्फोट होते हैं। जो विस्फोट शब्द आते हैं, जनसंख्या विस्फोट, बादल फटना यानी बादल विस्फोट,
तो ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, उन सबका मतलब यही है कि एक छोटा एरिया है और इस छोटे एरिया में होना चाहिए 100 आदमी को और आगे यहाँ पर 500। ठीक, तो ये जो 400 एक्स्ट्रा आए इसी को बोला गया विस्फोट। ठीक, विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट। ठीक, तो 1952 में सबसे पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। उसके बाद में फिर आगे चलकर इसी का परिणाम था कि 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू करना पड़ा। अच्छा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू करने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। ठीक, जनसंख्या को नियंत्रित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था इसका, कि यहाँ पर जनसंख्या को कम किया जाए और साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि यहाँ पर चौदह वर्ष के जितने भी 14 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं उन सबको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, क्योंकि शिक्षित होंगे तो अपने आप जनसंख्या कंट्रोल होगी। ठीक, तो यहाँ पर कहने मतलब ये नहीं कि 14 वर्ष से कम, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा दिया गया, यानी शिक्षित करना इस जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य था। और साथ ही साथ शादी की उम्र में, लड़कियों की शादी की उम्र में भी बढ़ोतरी की गई, यानी बढ़ाने का प्रयास किया गया कि शादी की उम्र अब पहले बहुत कम समय में हो जाता था, तो वो जो समय शादी का जो टाइम था वो 18 वर्ष कर दिया गया। पहले 14 वर्ष में, 15 वर्ष में, 16 वर्ष में शादी हो जाती थी लड़कियों की, तो वो आयु जो है वो बढ़ा के 18 वर्ष कर दिया गया। तो शादी की वर्ष का बढ़ाया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष या उससे अधिक। ठीक, उसके बाद में इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाने का प्रावधान किया गया। और यहाँ पर तमाम प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी, जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी दवाएं, टीका, ये सब जो है यहाँ पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया कि जितने भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी यहाँ पर आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति किया जाए, ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ पर एक और लक्ष्य रखा गया, जिसमें लक्ष्य ये रखा गया कि जो मृत्यु दर है उस मृत्यु दर को घटा के 1000 पुरुषों पे 1000 पे 30 तक लाना। ठीक, 30 तक लाना। और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करना। जीवन प्रत्याशा क्या है ये भी जान लो। जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत देश में सभी नागरिकों के जितने भी उनकी जो आयु होती है, आयु मतलब जितना साल वो जिंदा रहे हैं, उसको यहाँ पर निकाला जाता है पूरी जनसंख्या से और फिर उनकी पूरी आयु को भाग देकर। ठीक, निकल के आता है अभी वर्तमान समय में 69.4 वर्ष जीवन प्रत्याशा भारत की 2018 के अनुसार है। 2018 में भारत की जो जीवन प्रत्याशा थी 69.4, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक 69.4 साल जीवित रहता है। अच्छा, कुछ लोग 69 साल से ज़्यादा जीवित रहते हैं, कुछ लोग 69 से कम रहते हैं। तो बीच में एक जो है इसका औसत निकाल के इसका मध्यांश निकाला गया और बीच में निकल के आया 69.4। 69.4 से भी बहुत सारे लोग जीवित रहते हैं और 69 से कम भी बहुत सारे लोग जीवित रहते हैं। तो उन्हीं के बीच में ये मध्यस्थ यानी औसत निकाला गया। सारे लोग औसत निकालना जानते ही होंगे, तो औसत निकल के आता है 69.4%, 4 वर्ष। ठीक, तो भारत का जीवन प्रत्याशा उस समय कितना है 69.4%। ठीक, जिसमें मृत्यु दर को 1000 पर 30 तक लाना, यानी ठीक मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, तो उस शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया गया राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत। ठीक, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके इसे एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान किया गया 2020 के अनुसार। ठीक, एक नीतिगत ढांचा प्रदान किया गया
2020 की जनसंख्या नीति 2000। अच्छा, जनसंख्या नीति के संबंध में एक क्वेश्चन और आया है, शायद पिछली बार ही आया था या आया है, कभी ध्यान नहीं कब आया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जनसंख्या दिवस, ठीक, तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक। तो आज का चैप्टर ये समाप्त हुआ जनसंख्या का, और फिर जो इसमें अगला चैप्टर होगा वो अब हम लोगों को ज्योग्राफी हमारा यहाँ पर आज कंप्लीट होता है क्लास 9 की, ठीक। तो ज्योग्राफी यूनिट हमारा आज ये समाप्त होता है। उसके बाद में आप लोगों को बताना है कि पढ़ना क्या है, हिस्ट्री पढ़ना है या पॉलिटी पढ़ना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। अगर आप लोग कहते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री को भी यहाँ पर शुरुआत कर दिया जाएगा, या पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी यानी नागरिक शास्त्र, जितने भी लोकतांत्रिक वाला है, जिसमें लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, ये है अगला। या तो फिर आगे तो फ्रांस की क्रांति है ही है, ठीक, हिस्ट्री में। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इस पूरी यूनिट में कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की छोटी से भी छोटी अगर दिक्कत आती है तो उसको बताएं, और उसको अगर लगता है आप लोगों को इसमें अभी और थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत है, हमें इस क्लास को और एक बार थोड़ा और समझ में नहीं आया है, तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा और इसमें डीपली जाने का प्रयास करेंगे। किसी भी चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है तो वो हमें निसंकोच बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।